बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बीपीएससी एफपीएससी एस्पायरेंट्स फैमिली। करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज लेक्चर की सीरीज़ आज हमने पढ़नी है। अच्छा, आज मैंने आपको ना एक नए तरीके से पढ़ाना है। मेन मकसद तो यही है ना, आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए, आप लोगों तक रियल क्वेश्चन पहुंच जाए, इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ना कि ये ज़रूरी है कि मैं अपना फेस सामने रखूं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा सामने बैठ के पढ़ाए, लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करे, तो उसकी समझाने का भी मज़ा और है और आवाम की अटेंशन भी रहती है। ठीक है, आई कांटेक्ट सही रहता है। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जब मैंने एक्सप्लेन करनी होती हैं, वो बाज़ का डिजिटल बोर्ड पे उसकी राइटिंग भी सही नहीं आ रही होती। हाँ, जब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करेंगे, किसी कुछ चीज़ें हैं, तो उस पे पढ़ाया भी सही जाता है। लेकिन ये डिजिटल बोर्ड पे जब बाज़ औक़ात राइटिंग भी पूरी नहीं सही तरीके से आ रही होती, और ये है कि मैं लिख रहा होता हूँ चीज़ें, तो इससे थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस मैं समझता हूँ क्रिएट हो रही होती है। लेकिन अब मैं कुछ अरसे तक इस तरह पढ़ाऊँगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग से। तो पढ़ाने का तरीका भी वही है, चीज़ें भी वही हैं, लेकिन मेरा फेस नहीं सामने आएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा। इसके बाद ये है कि मैंने ये सोचा है कि मतलब कि पाकिस्तान अफ़ेयर्स और एवरीडे साइंस को ना मैं पढ़ाऊँ। वो कैसे पढ़ाऊँ, वो मतलब कि 1-2 दिन के बाद मैं कोई वीडियो शेयर करूँगा, तो वो आप देख लेंगे वो किस तरह मेरा पढ़ाने का तरीका होगा। क्योंकि पहले तो मैंने एवरीडे साइंस का जो पढ़ाया है, वो मैंने टॉपिक वाइज़ पढ़ाया है, ठीक है ना? अच्छा, अब उसके बाद मैंने कोई तकरीबन कोई 800 सवाल निकाले हैं। रोज़ाना के मैं 50 सवाल आपके साथ डिस्कस किया करूँगा, मतलब कि हर वीडियो में कोई 50 क्वेश्चन हुआ करेंगे। उन 50 क्वेश्चन्स को लेके अच्छी तरीके से मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे हुआ करेंगी चीज़ें। तो उससे ये होगा कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, टू द पॉइंट एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएँगे, और उन्हीं एमसीक्यूज़ को आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और समझ के अगर लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो वो तो फिर मोबाइल में पड़े ही रहेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप साथ-साथ उसको समझते जाएँ, लिखते जाएँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते जाएँ, या जैसे भी, ठीक है? अगर अपने साथ-साथ बेहतर तरीका यही होगा कि आप नोट्स बना लेंगे, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होगा आपका। ठीक है, चीज़ों को समझने का, अंडरस्टैंड करने का। अच्छा जी, करंट अफ़ेयर का आज हमने क्वेश्चन करना है। पहले नंबर पे हमारे पास जो करंट अफ़ेयर का क्वेश्चन है, वो ये है कि सामने मैंने लिखा हुआ है सैम नजूमा। सैम नजूमा साहब की आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है? अब सैम नजूमा साहब कौन हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में पीपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, जीके के लिहाज से भी और करंट अफ़ेयर के लिहाज से भी। ठीक है? तो सबसे पहले आपने इनके बारे में एक बात याद रखनी है कि सैम रजूमा साहब का ताल्लुक कहाँ से था? नामीबिया, ठीक है? नामीबिया से इनका ताल्लुक था। अब मैंने था का लफ्ज़ यूज़ किया है, तो मतलब क्या है इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ? ये फ़ौत हो गए हैं, ठीक है? तो नामीबिया से इनका ताल्लुक था। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा नामीबिया के बारे में बता देता हूँ। नामीबिया जो कंट्री है वो साउथ अफ्रीका, ठीक है? साउथ अफ्रीका से उसने आज़ादी हासिल की थी, ठीक है? या आप ये भी कह सकते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वाक़या है। चलिए आप इस तरह देख लें, नामीबिया कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वाक़या है। किस जगह वाक़या है जी? अफ्रीका, ये मैंने लिख भी दिया अफ्रीका, ठीक है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वाक़या है, मैंने आगे सी लिख दिया है। अच्छा, अब दूसरी बात जो इसमें बताने वाली है कि नामीबिया का जो कैपिटल है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है जी वि विंडहोक। ये भी मैंने लिख दिया है। अच्छा, अच्छा, विंडहोक उसका कैपिटल है। उसके अलावा नामीबिया की जो करेंसी है वो क्या है जी? वो उसकी करेंसी है जी डॉलर। अच्छा, इसके बाद बताने वाली जो बात है, नामीबिया में कौन-सी ज़ुबान बोली जाती है? उसमें बोली जाती है जी इंग्लिश ज़ुबान बोली जाती है। नामीबिया के मुतालिक आपने फ़िलहाल ये चीज़ें याद रखनी है। नामीबिया साउथ अफ्रीका से उसने आज़ादी हासिल की थी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वाक़या है। नामीबिया का कैपिटल क्या है? विंडहोक है, और डॉलर उसकी करेंसी है। इंग्लिश ज़ुबान वहाँ पे बोली जाती है। सही है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा। सैम नजूमा साहब की जी डेथ हो गई है। वो प्रेज़िडेंट थे नामीबिया के। उनकी डेथ डेथ डेट तो मेरे ख़्याल से नहीं पूछेंगे, लेकिन आप इस तरह याद कर लें कि उनकी जो वफ़ात हुई है वो फरवरी 2025 में वफ़ात हुई है। ये बात आपने उनके बारे में याद रखनी है, ठीक है? कब उनकी वफ़ात हुई है जी? फरवरी 2025 में, ये मैं अलग लिख रहा हूँ, ठीक है? फरवरी 2025 में उनकी वफ़ात हुई है। अच्छा, अब नामीबिया ने, मैंने कहा था, अफ़्रीका से आज़ादी हासिल की है, वो कब की थी? 1990 में नामीबिया ने अफ़्रीका से हासिल की थी आज़ादी, सही है? और ये साहब क्या रखते हैं नामीबिया के, ये प्रेज़िडेंट थे। ये 1990 से लेके, ठीक है, 1990 से लेके 2005 तक अफ्रीका के नामीबिया के प्रेज़िडेंट रहे हैं। तो लिहाज़ा ये साबित हुआ कि ये साहब अफ्रीका के फर्स्ट प्रेज़िडेंट हैं, ठीक है? अफ्रीका के फर्स्ट प्रेज़िडेंट रहे हैं ये, ठीक है? मैंने फर्स्ट भी लिख दिया है। अच्छा,
फर्स्ट प्रेज़िडेंट रहे हैं, जो फर्स्ट प्रेज़िडेंट भी रहे हैं उस उसका से मुराद ये है कि जिस तरह कह देता हूँ फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ये फर्स्ट प्रेज़िडेंट रहे हैं। इन्होंने साउथ अफ्रीका से नामीबिया को आज़ादी हासिल करवाई थी, ठीक है? तो इस वजह से ये जी फादर ऑफ नेशन है जी नामीबिया के। क्या है जी? FON मैं लिख रहा हूँ, फादर ऑफ नेशन है नामीबिया के सैम नजूमा साहब। अगर कोई आपसे पूछे कि नामीबिया के फादर ऑफ नेशन कौन हैं, ठीक है? तो आपने बताना है सैम नजूमा साहब हैं, ठीक है? उन्होंने 1990 में साउथ अफ्रीका से नामीबिया को आज़ादी हासिल करवाई थी और 1990 से लेके 2005 तक ये अफ्रीका के सदर रहे हैं, ये फर्स्ट प्रेज़िडेंट हैं, ये फादर ऑफ नेशन हैं। अच्छा, इनके बारे में एक बात और बता दूँ आपको कि बिल क्लिंटन ने सैम नजूमा साहब के बारे में एक अल्फ़ाज़ बोला था, वो ये बोला था कि नजूमा इज़ द जॉर्ज वाशिंगटन ऑफ हिज़ कंट्री। तो ये एक जुमला बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? ये एक क करंट अफ़ेयर का क्वेश्चन था कि इन साहब की सैम नजूमा साहब की वफ़ात हो गई है। ये तो करंट क्वेश्चन था, करंट अफ़ेयर का 25 फरवरी 2025 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये चीज़ें हमें यहाँ पे करनी पड़ेंगी क्लियर, ठीक है? ताकि स्क्रीन साफ रहे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है जी ये अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन। ये इस तरह की मैंने एक हेडिंग दी हुई है, हेडलाइन दी हुई है जो भी। अब आपको पता होना चाहिए कि अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन बनने जा रही है कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है? पाकिस्तान में फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन बनने जा रही है। सही है? ये बात याद रखनी है। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ बनने जा रही है? तो वो सबको पता लग ही गया होगा कि वो लाहौर में बनने जा रही है, ठीक है? लाहौर में बनने जा रही है। अच्छा, अब ये जो अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन बनने जा रही है, उसका नाम क्या होगा? वो पेपर में ये पूछ सकता है, ठीक है? उसका नाम होगा जी ब्लू लाइन मेट्रो, सही है? अच्छा, ब्लू लाइन मेट्रो आपने याद रख लेना। अच्छा, एक बात, उसके बाद आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इस पे खर्चा कितना आएगा जी? इस पे खर्चा जनाब साहब आएगा 600 भी बात आपने सुन ली, याद रख ली। अब ये इसको कौन स्टार्ट कर रहा है? इसको पंजाब हुकूमत स्टार्ट कर रही है, सही है? और इसका जो मतलब कि रूट होगा, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा? वो लाहौर में ही होगा, लाहौर से बाहर नहीं होगा। लाहौर में एक इलाका है, उसका नाम है वलेंशिया टाउन, ठीक है? मैं यहाँ पे वीटी लिख रहा हूँ। अच्छा, वलेंशिया टाउन से लेके ये जाएगी बाबू साबू इंटरचेंज तक। जो लोग लाहौर में रहते हैं, मैंने वीटी और बीएस लिख दिया। वीटी स्टैंड फॉर वलेंशिया टाउन और बीएस स्टैंड फॉर बाबू साबू। अब जो लोग लाहौर में रहते हैं, उन लोगों को तो पता होगा, लेकिन जो लाहौर में नहीं रहते, तो उनके लिए मैंने थोड़ा-सा बता दिया है कि ये एक रूट है। बाकी ये है कि वक़्त के साथ-साथ इस पे अगर कोई भी और भी डेवलपमेंट होगी, आपको बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने बस यही याद रखना है कि पाकिस्तान में अंडरग्राउंड मेट्रो, पहले लाहौर में मेट्रो चलती है ट्रेन, लेकिन वो मतलब कि अंडरग्राउंड नहीं है, ना ही ग्राउंड है, वो मतलब कि पुल के ऊपर चलती है, ठीक है? वो सही है? अच्छा, नीचे ज़मीन पे वहाँ पे चल रही होती है मेट्रो बस, ठीक है? ऊपर चल रही होती है मेट्रो ट्रेन, वो ऑरेंज लाइन ट्रेन कहते हैं, और अब नीचे अंडरग्राउंड चलेगी ब्लू लाइन मेट्रो। ये भी लाइन होगी, रेलगाड़ी जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है? इसके बारे में आपने ये बात याद रखनी है। ठीक हो गया जी? अब इसको मैं फिर अगेन कर रहा हूँ क्लियर। ये हो गया जी क्लियर। उसके बाद हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले क्वेश्चन पेपरों में आएगा। उसमें वो कह रहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। अब क्या है जी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थी 3? वो ये है कि जी ईरान ने सोच लिया, अब क्या सोचा है जी कि उसने इसराइल के अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च करना है। इसराइल के अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च करना है। उस ऑपरेशन को उन्होंने जी नाम दे दिया है ऑपरेशन प्रॉमिस 3, ठीक है? अच्छा, उसकी अब थोड़ी-सी वजह क्या है जी? क्योंकि उसका बैकग्राउंड क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अक्टूबर 2024 में, ठीक है? अक्टूबर 2024 में एयर स्ट्राइक की थी। किसने एयर स्ट्राइक की थी? मैं एएस लिख रहा हूँ। एयर स्ट्राइक की थी इसराइल ने, ठीक है? इसराइल ने एयर स्ट्राइक की थी, कहाँ पे? ईरान में। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 स्टार्ट कर दिया है, या करने का वो सोच रहे हैं, बल्कि करने का वो सोच रहे हैं। किसके अगेंस्ट? इसराइल के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2024 में इसराइल ने एयर स्ट्राइक की थी ईरान में, और उसके 5 फौजी उन्होंने हलाक कर दिए थे, और उसके अलावा उसकी काफ़ी तनसीबात भी तबाह कर दी थी। तो इसको बुनियाद बना के ईरान जो अपना ये सोच रहा है, ये चाह रहा है कि अब हम जी इसका बदला लेंगे, रिटेलिएट करेंगे। तो अब ये एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3
किसने सोचा है स्टार्ट करने का? वो ईरान ने सोचा है। किसके अगेंस्ट? इसराइल के। ये भी पूछ सकता है कि इसराइल ने कब मतलब कि एयर स्ट्राइक की थी ईरान में? वो अक्टूबर 2024 में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 5 फौजी जहाँ भाग हो गए थे। अब जो मैं इस तरह का पढ़ा रहा हूँ ना, वो मैं स्क्रीन पे सामने तो नहीं आ रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इसका ये फ़ायदा है कि आप लोगों को सामने लिखा हुआ सही समझ आ रहा है और मैं सही बोल पा रहा हूँ। अब आप लोगों को सही कंसेप्ट मिल रहा होगा। लेकिन ये है कि अगर काफ़ी लोगों को ये तरीका ना भी पसंद आए, तो कोई नहीं, इसको इंशाल्लाह ताला बदल लेंगे। फ़िलहाल ये है कि वक़्त के साथ-साथ चीज़ों को चेंज करते रहना चाहिए। सही हो गया जी? अच्छा, अब चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि ऑपरेशन डेविल हंट। अब ये ऑपरेशन डेविल हंट क्या है जी? वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो उसका ये बैकग्राउंड ये है कि ये स्टार्ट हुआ है ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है जी? बांग्लादेश में। ठीक हो गया? बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ है, बांग्लादेश का कैपिटल क्या है जी? ढाका है, ये आपको सबको पता ही होगा। अच्छा, बांग्लादेश में ऑपरेशन ये स्टार्ट हुआ है, किसके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है शेख हसीना वाजिद जो थी ना, उनकी प्राइम मिनिस्टर, उसके पैरोकार कह सकते हैं, उसके सपोर्टर कह सकते हैं, उसके आप लॉयलिस्ट कह सकते हैं। वो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 7 फरवरी को, ठीक है? 7 फरवरी, ठीक है, 2025 में 7 फरवरी 2025 में बांग्लादेश में एक इलाका है गाज़ीपुर, वहाँ पे सिविलियंस प्लस स्टूडेंट्स ने क्या किया जी? वायलेशन अटैक किया है, ठीक है? मतलब कि कोई नुकसान पहुँचाया होगा, वहाँ पे हंगामा आराई की होगी। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के जो सपोर्टर थे, उन्होंने 7 फरवरी 2025 में गाज़ीपुर में स्टूडेंट्स ने और सिविलियंस ने एससी सिविलियंस ने उन्होंने एक वॉयलेंट अटैक वीटी वॉयलेंट अटैक किया है जी। तो उस को बुनियाद बना के फिर 8 फरवरी को, ठीक है, 8 फरवरी 2025 को कि उनकी आर्मी ने ये सोचा है कि अच्छा, आप लोगों की ये मजाल, ये जुर्रत, तो उन्होंने आर्मी ने जी वहाँ पे एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। वो ऑपरेशन किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया? स्टूडेंट सिविलियंस के अगेंस्ट स्टार्ट किया, अपने ही मुल्क में स्टार्ट किया ऑपरेशन डेवल हंट का नाम दिया उसको, ठीक है? अच्छा, उसको कोई मेरे ख़्याल से कोई मेजर जनरल कोई आमिर चौधरी इस तरह का कोई नाम है, वो कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब तक जी आज की इत्तलात के मुताबिक तक उसमें कोई 7300 लोग अब तक मैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ 7300 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, ठीक है? अब बाद में जब तक आप लोग ये वीडियो देखते हैं, पता नहीं इसमें कितने लोगों की में और इज़ाफ़ा हो जाता है। तो बहरहाल ये है कि शेख हसीना वाजिद जो मतलब कि वहाँ से फ़रार होके न्यू दिल्ली इंडिया में चली गई थी, वहाँ पे अब पीछे से ये इस तरह के हालात बने हुए हैं कि उनके पैरोकार जो हैं हंगामाराई कर रहे हैं और आर्मी उनके अगेंस्ट रिटेलिएट कर रही है, सही है? तो ये बातें आपने याद रख लेनी है इसके बारे में। जो तो इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास कौन-सा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लेटेस्ट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट, ठीक है? तो दुनिया में जिस तरह चैट बॉट बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, तो एक और चैट बॉट आ गया है, उसका क्या नाम है जी? उसका जनाब साहब नाम है जी ग्रोक, GROK, ग्रोक 3, उसका नाम है जी ग्रोक 3। अच्छा, इसके फाउंडर कौन है? आपको सामने पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, एलन मस्क इसके फाउंडर हैं, EM मैंने लिख दिया है, एलन मस्क साहब इसके फाउंडर हैं। और इसको मतलब कि फाउंड करने के पीछे उसकी यही वजह है कि ये अमेरिका से क्योंकि इनका ताल्लुक है, क्योंकि अब जो है चाइना ने भी चैटबॉट बना रही है, पिछले दिनों आपने सुना था। तो बस उसको उन्होंने मतलब कि हराना, शिकस्त देनी है, तो इस वजह से फिर एक नए से नई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है दिन-ब-दिन। बहरहाल आपने इसके बारे में अब यहाँ पे यही बात याद रखनी है कि एक लेटेस्ट चैटबॉट आया है, उसका नाम क्या है? ग्रॉक 3, ठीक है? तो उसके फाउंडर कौन हैं? EM एलन मस्क। तो ये अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि हू इज़ द फाउंडर ऑफ ग्रॉक 3, तो आपने बताना है एलन मस्क। एलन मस्क साहब जी इनका ताल्लुक कहाँ से है? इनका ताल्लुक है जी अमेरिका से, और अमेरिका के जो इस टाइम प्रेज़िडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनके साथ इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, स्टारलिंक के भी इनके बानी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहा है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे दुनिया में कब मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है जनाब साहब 21 फरवरी को हर साल।
इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मादरी ज़ुबान से मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जाता है। और ये दिन सबसे पहले दुनिया में कब बनाया गया था? 1999 में। ठीक हो गया जी, 1999 से ये काम शुरू किया हुआ। ठीक है, अच्छा इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? इसको कौन तंजीम है जिसने कहा था कि यार ये ऐसा करो? वो तंजीम है, उसका नाम है यूएनईएससीओ। ईएससीओ, यूनेस्को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये यूनेस्को क्या है? इसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ था, अब मैं इसके बारे में अगेन भी आप लोगों को बता देता हूँ। 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर 1945 में इसकी बुनियाद पड़ती है किसकी? यूनेस्को की। यूनेस्को 16 नवंबर 1945 में बनती है। कहाँ पे बनती है जी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? पेरिस में। पेरिस में किसका कैपिटल है जी? वो फ्रांस का कैपिटल है, आप सब लोगों को पता है। तो अब क्या साबित हो गया आप कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये पेपर में क्वेश्चन वो आपसे पूछे तो आपने बताना 21 फरवरी। लेकिन अगर ये तो करंट अफ़ेयर का हो जाएगा ना, ठीक है? लेकिन अगर आपसे उस दिन के उसी दिन पूछा जाए या उसी मंथ पूछा जाए तब होगा करंट अफ़ेयर। लेकिन अगर उससे नेक्स्ट ईयर या पहले मंथ किसी पूछा जाए, मतलब कि फरवरी के महीने में पूछे जाने वाला ये करंट अफ़ेयर है। लेकिन अगर फरवरी के अलावा किसी महीने में पूछा जाए तो फिर ये करंट अफ़ेयर नहीं होगा, ये फिर ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कहलाएगा। जो भी हमारा पास्ट होता है वो करंट अफ़ेयर बन जो भी हमारा पास्ट आज का दिन जो होगा ना हमारा करंट अफ़ेयर होगा, और जो हमारा पास्ट हो जाएगा वो जनरल नॉलेज हो जाएगा, वो करंट अफ़ेयर नहीं रहेगा। सही है? तो ये 1999 से ये सिलसिला जारी है। यूनेस्को ने कहा था कि इसको बनाना शुरू करें, ठीक है? और यूनेस्को के बारे में पूछ सकता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 16 नवंबर 1945 में खुद बनी थी, और ये पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और यूनेस्को किसके ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर काम करती है? ये काम करती है जी यूएनजीए। यूएनजीए ये क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो ऑर्गन है यूएनओ का। ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। ठीक हो गया जी? तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। मत उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने आज आप लोगों को एक नए तरीके से पढ़ाया है, तो ये एक तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें जी मैंने टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाई हैं और अपनी मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पढ़ाई हैं, फेस सामने मेरा नहीं आया। बस आप लोगों को मेरा मकसद यही है कि आप लोगों तक आवाज़ पहुँच जाए, करंट अफेयर के क्वेश्चन पहुँच जाए। करंट अफेयर के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आने वाले पेपरों में भी आ सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो को अब मैं क्या कहूँ, आप लोगों को खुद ही करना चाहिए क्योंकि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिलसिला जारी किया हुआ है। जो लोग भी ये चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों बस वीडियो को जो लास्ट तक देखते हैं, इसको आप अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर दिया करें, सदका जारिया समझ के। अल्लाह ताला आपका और मेरा, हम सबका हामी और नासिर हो। मिलेंगे जल्द इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।